दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो कई ऐसी कहानियां निकलकर सामने आती हैं जिनसे न सिर्फ हमारा वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी जुड़ा होता है। ऐसी ही कहानी है हमारे भारत के गुलाम बनने की। आज हम और आप जिस भारत को देख रहे हैं, सालों पहले वो भारत काफी अलग था। धन, संपदा, वैभव के मामले में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश था जो भारत से मुकाबला कर सकता था। शायद यही वजह थी कि उस दौर में जब कभी भी बाहरी शक्तियों को मौका मिला, उन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे क्या आपको पता है कि जिस बाहरी शक्ति ने भारत को सबसे ज्यादा लूटा वो अंग्रेज थे। हालांकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के एक विशाल हिस्से पर मुगलों का कब्जा हुआ करता था और मुगलों को हराना अंग्रेजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये वही मुगल थे जिन्हें हराने की नाकामयाब कोशिश अफगान से लेकर मराठा तक ने की थी। यहाँ तक कि राजपूतों को भी इनके सामने पराजित होना पड़ा था। लेकिन अंग्रेजों ने जब भारत की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने बहुत ही आसानी से मुगलों को हरा दिया। सोचने वाली बात यह है कि जिन मुगलों के सामने अच्छे ने घुटने टेक दिए, उन मुगलों को हराने के लिए आखिर ब्रिटिशर्स ने कौन सी रणनीति अपनाई थी, जिसकी वजह से लगभग 3 सदी तक शासन करने वाले मुगलों की जड़ें एक झटके में उखड़ गईं। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और इतिहास में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, वो दौर था 1588 का, जब लंदन के 200 व्यापारी मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम वे ईस्ट इंडिया कंपनी रखते हैं। कंपनी बनने के बाद कंपनी से जुड़े व्यापारी ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ से हिंद महासागर में व्यापार करने की इजाज़त मांगते हैं और साथ में वे क्वीन से व्यापार करने के लिए कुछ पैसे भी लेते हैं। लेकिन कंपनी जल्दी ही दिवालिया घोषित हो जाती है, क्योंकि कंपनी नई थी और साथ में व्यापारी भी नए थे। इसलिए जब लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्री यात्रा पर निकले तो वे डर कर अरब सागर से ही वापस लौट आए। इसके बाद कंपनी के व्यापारी दोबारा से क्वीन से व्यापार करने के लिए कुछ पैसे लेते हैं और 1596 में पानी के जहाज से लंदन से रवाना होते हैं। लेकिन संयोग से रास्ते में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इस बार भी व्यापारी आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं। बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलताओं को देखकर रानी का दिमाग चकरा जाता है और ऐसे में जब ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे वापस से व्यापार करने के लिए पैसे मांगती है तो रानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने से साफ मना कर देती है। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद 24 मार्च 1603 को क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जेम्स 6 ब्रिटेन के राजा बनाए जाते हैं। जेम्स के राजा बनने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी उनके पास पहुंचते हैं और उनसे व्यापार के लिए पैसे मांगते हैं। जेम्स भी राजा का फर्ज निभाते हुए उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हेक्टर नाम का एक जहाज पर सवार होकर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जहाज के कैप्टन का नाम हॉकिंस था और वो साल था 1608 का। ब्रिटेन से निकला जहाज एक लंबी यात्रा तय करके 24 अगस्त 1608 को सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुकता है। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। ऐसे में सूरत से बेहतर उनके लिए कोई और जगह नहीं हो सकती थी। ब्रिटेन से निकलते वक्त हॉकिंस को ये बताया गया था कि भारत में उसकी मुलाकात बादशाह अकबर से होगी। लेकिन सूरत के बंदरगाह पर उतरने के बाद जब हॉकिंस आगरा पहुंचे तो वहां सिंहासन पर उसे जहांगीर बैठा हुआ मिला। जहां दरबार में पहुंचकर उसने जहांगीर को ब्रिटेन के राजा जेम्स 6 का संदेश सुनाया और अपने साथ लाए ढेर सारे तोहफे उसने दरबार में पेश किए। इन तोहफों में ब्रिटेन के खास चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स शामिल थीं, जिन्हें देखकर जहांगीर बहुत खुश हुआ। जहांगीर ने भी अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए हॉकिंस का खास स्वागत किया। साथ ही जहांगीर ने भी हॉकिंस को ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कहा जाता है कि उस समय जहांगीर की शान और शौकत देखकर हॉकिंस की आंखें और मुंह दोनों के दोनों खुले रह गए। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे को वो सम्मानित कर रहा है, एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर राज करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने उस दौर में व्यापार के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से जितना पैसा कमाया उतना उसने किसी और देश से नहीं कमाया। खैर, उस समय हॉकिंस जहांगीर से सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मांगता है, जिसे जहांगीर पुर्तगालियों के दबाव की वजह से अस्वीकार कर देता है। दरअसल जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों की धाक पहले से ही थी
उस समय तक मुगलों से पुर्तगालियों की कोई लड़ाई नहीं हुई थी और पुर्तगालियों की मुगलों से मित्रता भी बनी हुई थी। इसलिए अब हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पुर्तगालियों को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। इसके लिए उसने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हॉकिंस लगभग 2 साल तक मुगल दरबार का हिस्सा बना रहा। उसकी बादशाह से बढ़ती नजदीकियां देखकर दरबारियों ने जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में हॉकिंस धीरे धीरे जहांगीर की छत्र छाया से दूर होता चला गया। अंत में जब उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो वापस से ब्रिटेन की ओर चला गया। हालांकि ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। हॉकिंस के बारे में जानने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने एक और खास राजदूत को भेजती है, जिसका नाम थॉमस रॉ था। थॉमस के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो कूटनीति के मामले में बहुत तेज था। साल 1615 में थॉमस रॉ भारत आया। उसने जहांगीर से मुलाकात की और 3 साल की कोशिशों के बाद उसे जहांगीर के साथ एक व्यापारिक समझौता करने में सफलता मिल गई। समझौते के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बंदरगाहों से व्यापार करने की इजाजत मिल गई और बदले में ये तय हुआ कि ब्रिटेन के उत्पाद भारत लाए जाएंगे। लेकिन जहांगीर को इसका होश नहीं था कि ब्रिटेन में ऐसी किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है जिसका व्यापार भारत में हो सके। उसे तो सिर्फ ब्रिटेन से तोहफे में लाए गए शिकारी कुत्ते, महंगी शराब और पेंटिंग्स का शौक था। पुर्तगाली जहां अपनी सारी ताकत युद्ध और व्यापार पर खर्च कर रहे थे, वहीं ब्रिटेन समझ गया था कि राजनीतिक कौशल का उपयोग कर वो भारत में आसानी से अपना व्यापार बड़ा कर सकता है। इसलिए उसने थॉमस रॉ जैसे मंजे हुए राजदूत को भारत भेजा। जहांगीर से समझौते के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक कर भारत के सभी महत्वपूर्ण तटों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित कर लिए। आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां खोल दी। अपने व्यापार में होने वाले दिन दुनी रात चौगनी तरक्की देखकर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता का लालच आ जाता है, जिसके बाद वो 1686 में मुगलों से जंग का ऐलान कर देते हैं। उस समय देश पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने उस वक्त अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया कि सत्ता को हासिल करने की उनकी योजना बुरी तरह से फेल हो गई। यहाँ तक कि वो औरंगजेब के सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगने पर मजबूर हो गए। औरंगजेब ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अंग्रेजों को माफ कर दिया और उन पर कुछ छोटे मोटे जुर्माने लगाकर उन्हें वापस से व्यापार करने की इजाजत दे दी। और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस हार के बाद अंग्रेज ये समझ गए कि अगर इन मुगलों को हराना है तो इसके लिए ताकत नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। और अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करने की योजना बनाई। और उनकी इस योजना को उस समय अधिक सफलता मिली जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके सगे संबंधी बादशाह बनने के लिए आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसी समय मुगलों से एक और बड़ी भूल हो जाती है। वो एक फरमान जारी करके कुछ पैसे के बदले अंग्रेजों को साल भर टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब के जाने के बाद मुगलों को कमजोर होता देखकर पर्शिया के बादशाह को भारत पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है और वो लूटपाट शुरू कर देता है। उस समय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मुगल बादशाह पर्शिया के बादशाह को धन दौलत, हीरे जवाहरात देकर उन्हें वापस भेज देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लूटपाट की वजह से मुगलों का खजाना लगभग खाली हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला कर देती है। और उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था जिसके राजा सिराजुद्दौला थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि अगर वो सिराजुद्दौला को किसी तरह से अपने रास्ते से हटा देते हैं तो वो आसानी से बंगाल जैसे बड़े प्रांत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए कंपनी ने कई तरह की चालें चली, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुई। इसीलिए अंत में उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की मदद ली और उसे सत्ता का लालच दिया और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला कर दिया गया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। रॉबर्ट क्लाइव अच्छी तरह से जानता था कि इतनी बड़ी सेना के सामने टिकना नामुमकिन है, लेकिन बावजूद इसके रॉबर्ट क्लाइव की इस युद्ध में जीत हुई और सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। वजह थी मीर जाफर की गद्दी। दरअसल युद्ध के समय ऐन वक्त पर मीर जाफर ने अपनी सेना को युद्ध लड़े बिना ही समर्पण करने को कह दिया था और अपने सेनापति की बात मानकर सेना ने भी बीच युद्ध में समर्पण कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। बाद में मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने प्लान बनाकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया और इस तरह से मीर जाफर को बंगाल की राजगद्दी मिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को कठपुतली बनाकर बंगाल पर शासन करने लगी। आपको यहाँ ये बता दें कि यही युद्ध इतिहास में पलासी के युद्ध के नाम से भी मशहूर है, जिसने अंग्रेजों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया।
हालांकि अभी भी अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना को आधुनिक बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। कंपनी ने मैसूर के शासक टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े थे, लेकिन चौथे युद्ध के समय 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की जंग में हार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह मुगल अमीरों की कठपुतली बनकर रह गए, जिससे मराठों को उदय होने का मौका मिला और इस मौके ने ही तीसरे पानीपत युद्ध को जन्म दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया और इस बीच पंजाब भी अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब तक महाराजा रणजीत सिंह रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल गलने नहीं दी। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए, लड़ाइयाँ हुई और 10 साल बाद पंजाब की सत्ता पर अंग्रेज काबिज हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने सिर्फ खुद को युद्ध तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने व्यापार और जमीन पर लगने वाले टैक्स से भी भारतीयों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसमें उनका साथ खुद भारतीय जमींदारों ने दिया था। इसके अलावा अंग्रेजों की एजुकेशन पॉलिसी की वजह से भी देश के कई समाज सुधारक उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और वो अंग्रेजों की कई नीतियों में उनका साथ देने लगे, जिससे अंग्रेजों को और ज्यादा मजबूती मिली, जिसका प्रभाव हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिला। 1857 की क्रांति के बारे में जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जबकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को सिपाही दंगे का नाम दिया था। ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, जिसका असर धीरे धीरे दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में भी देखने को मिला था। हालांकि इसके बावजूद ये विद्रोह असफल रहा था, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस क्रांति में जीत के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून की एक जेल में डाल दिया था, जहां कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति चाल का इस्तेमाल करके हमारे देश से मुगल और मुगल साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री पर किस टॉपिक पर होनी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।